फाइनली टंकी खाली करने के बाद हम वापस रिकॉर्डिंग को आ गए हैं। अभी अंदर तक का सारा सामान अली हमारा गीला कर चुके होते अगर मैंने रिएक्शन ना दिखाई होती इतनी तेज। गेट नहीं बेटा, वहीं बैठे थे हम फड़ाक से खड़े हुए, नहीं तो तुमने तो अंदर तक का सब गीला कर दिया था। सैलाब आया था, सैलाब। चलो तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यार जैसा मैंने तुमसे कहा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मिलकर, उसके पीछे का एक लॉजिक है और वो लॉजिक आपसे ये कहता है एक्चुअली में, क्योंकि चीजें दोनों एक साथ जुड़ी हुई थी, बस एक डिफरेंशिएट कर देंगे तो पोटेंशियल बन जाता है, इसीलिए एक साथ सब चीजें। आ जाते हैं जरा जल्दी से। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। भैया फिक्स डिस्टेंस में ये स्मॉल होती है। केमिस्ट्री में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं चोट्टा बॉन्ड, और ये चोट्टा बॉन्ड होता है एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब पहले तो दोस्ती कर लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने कहा आओ आओ मेरे दोस्त, अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और फिर मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया, तो इस बेचारे ने थोड़ा सा डोनेट कर दिया, इस बेचारे ने थोड़ा सा गेन कर लिया। ये बेचारा नहीं है, नालायक है, जुगाड़ हुआ है ना, तो ये चीटर एक तरह से, इसने खींच लिया, तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव आता है। केमिस्ट्री बाबा अलग है, फिजिक्स बाबा अलग है, इसीलिए केमिस्ट्री में ज्यादा घुस नहीं रहा, बट जिस दिन घुसूंगा ना कसम से तहलका मचा दूंगा। खैर अभी फिलहाल अपन यहीं चलते हैं, फिजिक्स में ही मजे करते हैं, मजा नहीं आता ना अपन को उतना केमिस्ट्री में। तो ये अपने पास जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन होता है। इसमें देखो गौर से, जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव है, और ये जो है बहुत छोटी सी लेंथ है। तो यार जब दो चार्जेस हो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डिस्टेंस उनके बीच में छोटी सी हो, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब तुम अगर कहोगे और तुम देखोगे तो तुम्हारी बुक्स में यहां पर लिखा होता है 2L, है ना, यहां से गलतियां होना शुरू होती हैं। इसीलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस को x लिख देंगे। डेरिवेशंस जब करते हैं तो अपन l लिख दें, ठीक है 2L लिख लें, बट जनरली इसको x की तरह याद रखना। क्यों याद रखना, अभी थोड़ी देर के अंदर वो बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। जब डाइपोल होता है तो डाइपोल में हमारे पास ये जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्सिस, और इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। और ये जो है ये वाली लाइन, ये दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, यहां से भी और यहां से भी इक्वल के कारण ये बन जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस। तो वो एक्सिस जिसका हर पॉइंट दोनों चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पर हो, बराबर मतलब कि यहां से जो डिस्टेंस होगी वो यहां से होगी। हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग है, मगर जो डिस्टेंस यहां से है वही डिस्टेंस यहां से है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गया एक्सियल पोजीशन, ये बन गया इक्वेटोरियल मेरे पास। इनके बीच में ये दोनों चार्जेस थे, अपोजिट नेचर के थे, सेम मैग्नीट्यूड के थे, एक्स डिस्टेंस पर रखे थे, बना लिया इन्होंने इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्वेश्चन उठता है, जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया तो आप आगे जाकर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए डिस्टेंस कहां से लोगे आप? डिस्टेंस कहां से लेने वाले हो बाबा जी? प्लस क्यू के साथ या माइनस के साथ? भेदभाव अपन ने सीखा नहीं है और फिजिक्स ने भी भेदभाव नहीं सीखा, इसीलिए हम जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एज अ होल कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी डिस्टेंसेस निकालते हैं सेंटर से। मतलब अगर एक्सियल पोजीशन में जाना है तो भी यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वेटोरियल में जाना है तो भी यहीं से निकालेंगे, मतलब कि सेंटर से। इसीलिए इसको अपन 2L ले रहे थे डेरिवेशन में, ताकि आधा आधा कर सकें तो ये LL हो जाए, अदरवाइज L/2 होगा जो अपन को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए। ठीक है, सो ये हमारे पास जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो सारी की सारी डिस्टेंसेस होती हैं सेंटर से। एक्सिस पर निकालना है तो एक्सियल में, इक्वेटोरियल पे निकालना है तो इक्वेटोरियल में। इसके बाद यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है जिस टर्म को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल की जो लेंथ है इसका प्रोडक्ट,
यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसको अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला आएगा एक मैग्नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2L। क्यों नहीं बोल रहा हूं लिखने के लिए, क्योंकि तुम क्या करोगे, लेंथ जो दी होगी उसको L मान लोगे फिर डबल कर दोगे तो वो गलत आंसर हो जाएगा। तो भैया जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी योर डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाला पॉइंट। सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से निकलता है, मगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, अगर अब मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं डाइपोल मोमेंट को, तो ये आएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और इसका अगर अपन देखें तो इसकी SI यूनिट आएगी अपने पास कूलम मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ATL। चार्ज का AT, लेंथ का L, तो ATL। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई भी एक ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस अपोजिट उनका साइन है, नेचर है, इनटू उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब डाइपोल की जो लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। याद रख लेना इस फॉर्मूले को, बहुत काम आएगा, Q इंटू X या L, जो भी आप फील करते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन करते हैं, मगर पहले ये जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, तो अब बढ़ जाते हैं आगे। क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे कुछ ऐसे, ये आपके पास दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा कि ये 60 डिग्री है ना, यहां पर Q है, यहां पर -2Q है, यहां पर Q है, और ये जो साइड लेंथ है ये A है। आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, P नेट क्या आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो पहली बात तो ये है कि क्या ये डाइपोल है, तो भाई देखो ये Q है, ये -2Q है, ये Q है, और क्वेश्चन इसीलिए नहीं उठाना क्योंकि डाइपोल मोमेंट ही मांगा है तो डाइपोल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो देखो भाई, ये तो अपने पास Q है, ये अपने पास -2Q है, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं दो चार्जेस में, -Q, और ये अपने पास है +Q, इनके बीच की लेंथ है अपने पास A, और यहां पर जो डिस्टेंस है वो ये एंगल है 60 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखो यहां पर, तो यार ये जो है -Q से +Q, ये आ गया डाइपोल मोमेंट एक डाइपोल का, और दूसरे वाले डाइपोल का ये आ गया -Q से +Q। अगर ऐसा है तो इस केस में इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, चार्ज Q है, डिस्टेंस A है, तो Q इंटू A। इस वाले का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू Q इंटू A, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा जब दोनों की वैल्यू सेम है, वेक्टर है, तो आंसर आएगा √ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, कॉस है 60 डिग्री। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा P1 इक्वल टू P2 है मैग्नीट्यूड में, तो रख देना इक्वल। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था जब दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर होते हैं, जो कि तुम्हें इसको सॉल्व करने पे भी मिल रहा है, √P2 की जगह पर P1 रख दो प्लस 2P1 स्क्वायर, क्योंकि ये P1 इंटू P1 cos 60 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3P1, यानी कि जो आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू A, यानी आंसर है √3QA। √3QA कूलम मीटर विल बी द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसमें राइट एंगल बना सकते हैं, इसमें ये आपको और क्या दे सकते हैं, इसमें ये आपको 90 डिग्री के अलावा 120 डिग्री वाला बनवा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये 12th में भी, बोर्ड्स में भी जब रिटर्न पेपर होता था ना, तब भी ये पसंद करते थे जब टफ बनाना होता था पेपर। और जिन लोगों ने इस बार कहा है कि हम तो फेल हो गए या फिर हमको अच्छे मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, दोबारा एग्जाम देंगे, उन सब की कॉपीज जब चेक हुई हैं, ये अंदर की खबर बता रहा हूं, बहुत बुरी हालत है दोस्तों। CBSE ने पेपर आसान नहीं दिया था, है ना। तो इसीलिए जो लोग लास्ट ईयर पास आउट हो गए
और जिन्होंने कहा कि नहीं हमें अभी और एग्जाम देने की कोई इच्छा है, जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ सीबीएसई ने थोड़ा सा टफ पेपर देके खेल कर दिया। तो इसीलिए ध्यान से, पेपर इतनी आसान नहीं आते। हाँ, कॉन्सेप्ट आसान हो जाते हैं एक बार तो सारे पेपर फिर डिफिकल्ट नहीं रह जाते, सिर्फ आसानी बन जाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं अपन, फिर अपन आगे बात करेंगे, बट उसके पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं कर पाओ तो मैं तो कर ही रहा हूं। ये +2 क्यू है, ये -q है, ये -q है। आपसे कहा गया रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकाल कर लाइए और ये डिस्टेंस आपको दे दी गई है a। आपको और भी a देने के नए नए तरीके भी निकाल लेते हैं वो बस। अब इसमें आपसे कहा कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालो, तो पहले तो एक काम करो, ये जो 2q है इसको ब्रेक कर लो, फिर बनाओ डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, इस 2q को अपन ने कर दिया ब्रेक। जैसे ही मैंने 2q को ब्रेक किया, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, q और q। अब एक डाइपोल बन गया इस -q +q के कारण, और एक डाइपोल बन गया इस +q -q के कारण। दो डाइपोल बन गए अपने पास। अब इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या आएगी, -q से +q, और इस वाले की डायरेक्शन क्या आएगी, -q से +q। ये वाला वैल्यू क्या होगी, q इंटू डिस्टेंस क्या है अपने पास a, तो ये आ जाएगा q इंटू a। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी q इंटू a। अब ये एंगल 60 डिग्री दे रखा था, बट दोनों वेक्टर, एक इधर है और एक वाला जो है वो इधर है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल आएगा वो एंगल आएगा 120 डिग्री। तो भैया आपके पास दो वेक्टर हो गए, √p1² + p2² + 2p1 p2 cos 120 cos 120 हो जाता है -1/2। अगर किसी को याद ना आए तो ऐसे याद करो, देखो 180 से माइनस करो, क्या बचेगा 60, cos 60 क्या होता है 1/2, मगर क्योंकि 90 से बड़ा है इसीलिए माइनस लगा लो। बायो वालों के लिए ट्रिक थी, 190 से ऊपर वैल्यू cos की निकालनी हो तो 180 से माइनस कर दो। 120 था तो 180 से माइनस किया, बचा 60, cos 60 1/2 होता है, मगर क्योंकि 90 से बड़ा था इसलिए माइनस लगा दो, बस खत्म बात। तो ये आ गया आपके पास, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया P1 विच इज इक्वल टू QA। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के बनेंगे। अब अपन आएंगे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ डाइपोल की। देखो भाई, एक्सियल पोजीशन क्या कहलाता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक्सियल पोजीशन कहलाता है जब डाइपोल के एक्सिस पर कहीं पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अब ये हो गया मेरे पास एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, डेरिवेशन की तरफ भागोगे तो डेरिवेशन कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन है, बट पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं होगा। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला सिर्फ बता रहा हूं तुमको, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है एक्सियल फील्ड का 1/4πε0 साले साहब 2pr/r² + l² की पावर 3/2। बट अपन याद नहीं रख पाएंगे भाई इसको, अपन परेशान हो जाएंगे, इसीलिए अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे याद रखेंगे। अपने पास क्या आंसर आना चाहिए, अगर r बहुत छोटा है, ये वाला, अगर डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है r के कंपैरिजन में, r नहीं l छोटा है, अगर ये जो लेंथ है डाइपोल की ये बहुत छोटी है, इसमें अपन ये डिस्टेंस पूरी की पूरी लेते हैं 2l, इसमें 2l लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, और ये जो l है ये आधी लेंथ थी, बट टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने उसको इतना छोटा मान लिया कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया, यहां पर एक करेक्शन है यार, करेक्शन एक, हाँ, तो अब अपन लोग जब देखें यहां पर इसको सॉल्व किया तो ये कितना रहता है 2pr/r² - l² का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं कि इसकी l लेंथ जो है वो बहुत छोटी है, r बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इस l को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब वही वाली बात हो गई कि अंबानी जी के साथ तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रॉपर्टी काउंट की जा रही थी, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू अंबानी जी के सामने भाई, है ना। तो l को नेग्लेक्ट कर दिया, तुम्हारे लिए बहुत है, उनके लिए क्या है,
तो r, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2p/r³। ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन इज 2p/r³। अब यहां पर देखो एक चीज जो मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप यहां पर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करो तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम -q टू +q। और अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की भी कोशिश करोगे तो ये प्लस वाले के पास में है, तो इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in axial position electric field and dipole moment are in the same direction। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में भी बहुत काम का है। इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के तो आए गई 2p/r³। p क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेटोरियल पे। अगर इक्वेटोरियल पर आए अपन, तो इन केस ऑफ इक्वेटोरियल हम इस एक्सिस पर कहीं फील्ड निकालते हैं, मान लेते हैं इस एक्सिस पर निकालेंगे। ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस वाला रिपेल करेगा, तो ये दो हमारे पास फील्ड है, ये माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस वाला रिपेल कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगी वो ये आएगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि इक्वल फील्ड होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपनी। अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने पास डायरेक्शन आ गई, अपने पास वैल्यू आ गई, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी है? तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है 1/4πε0 p/r² + l² की पावर 3/2। मगर किंतु परंतु ये जो आपने फील्ड निकाली है, अगर आपके r की वैल्यू, मतलब कि जो डिस्टेंस है जहां पर आपको फील्ड निकालनी है, अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, शॉर्ट डाइपोल है, तो l को फिर से नेग्लेक्ट कर दो। l को अगर तुमने नेग्लेक्ट किया तो आंसर आएगा p/r³। क्या आएगा आपके पास फॉर्मूला? p/r³। वो था 2p/r³, ये है p/r³। और डायरेक्शन देखो, अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन आ रही है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो आ रही है ये, और ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही है, और -q से +q डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले फील्ड खत्म करेंगे फिर पोटेंशियल पे आएंगे, मगर ये समझने वाली बात है कि इन केस ऑफ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन P and E are in same direction. Dipole moment and electric field are in the same direction. In case of equatorial, P and E are in opposite direction. और short dipole के लिए electric field 2p/r³, इस केस में p/r³। और अगर कोई तुमसे कहे कि एक काम कर दो यार भाई, मुझे इसका आंसर दो जो कि कई जगहों पे काम आएगा, E axial अपॉन E इक्वेटोरियल। अगर सेम डिस्टेंस पर एक डाइपोल से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल में फील्ड है E इक्वेटोरियल, और अगर सेम डिस्टेंस r पर एक्सियल में फील्ड है E एक्सियल, तो इसका रेशियो कितना आएगा? और शॉर्ट डाइपोल है, सो इन दैट केस योर आंसर विल बी इक्वल टू 2। गौर से देखो, ऊपर एक्सियल वाले में आता है 2p/r³, इक्वेटोरियल में आता है p/r³, डिवाइड कर दोगे, ये भी अच्छा खासा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन जाएगा। E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल का रेशियो क्या आएगा? एंड दैट रेशियो विल बी इक्वल टू 2। तो ये हुई आपसे बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल के कारण। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये भाई स्केलर है। अगर ये भाई स्केलर है तो टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि अब आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचना गुग्गू, अब तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है। आंसर आता है 1/4πε0 p/r² - l² इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आप देखें तो r बहुत बड़ा मतलब शॉर्ट डाइपोल है, तो v = 1/4πε0 p/r²। यहां पर जो फील्ड आती है उसमें नीचे r² आ रहा है एक्सियल में और p। और इन केस ऑफ इक्वेटोरियल तो ये 0 है। क्यों 0 है? उसके पीछे का लॉजिक ये देखो, ये भाई आपके पास -q है, ये +q है, ये r डिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो यहां से
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएंगी, तो जितना इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल आएगा आपका वो जीरो आ जाएगा। इसने -v1 करा, इसने +v1 किया, तो आंसर जीरो, k³/r। तो यार यहां पर एक और पॉइंट नोट करो कि इन केस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इट मींस दैट यहां पर जो तुम्हें नोट करना है वो ये करना है कि यस, इट इज पॉसिबल दैट if v is zero, then it is not necessary that E is also zero। मतलब अगर V जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि E भी जीरो हो। तो ये हमारे पास हो गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा केस। जब V जीरो है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि E जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में E और P की डायरेक्शन सेम होती है। इन केस ऑफ इक्वेटोरियल E और P की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और उनके फॉर्मूले भी मैंने तुम्हें बता दिए। E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल का रेशियो आता है 2। तो ये आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चार्ट है, जल्दी से इसकी ले लो तुम स्क्रीनशॉट, और फिर अपन बात करते हैं इसके आगे की मतलब कि जनरल केसेस के बारे में भी बता रहा हूं। और जिसको ज्यादा इंटरेस्ट ना हो उसके लिए ये वीडियो यहीं खत्म हो गया है। जनरल जानना हो तो देखना, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट अगर नहीं जानना है तो ये वीडियो यहीं खत्म हो चुका है आपके लिए। चलो भाई, तो अब अपन बात कर लेते हैं जनरल केस की। अब ये जनरल केस कहना क्या चाह रहा है तुमसे? देखो, जनरल केस ये कहना चाह रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप ये कह रहे थे या तो हम बाबा जी एक्सियल पोजीशन में जा रहे हैं या इक्वेटोरियल में जा रहे हैं। बट मैं तो एक जनरल पॉइंट P लेके बैठ गया यहां पे। मैंने कहा मुझे तो इस पॉइंट पर चाहिए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड लिखो इसको, ये जो अपने पास मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा 1/4πε0 p/r³ 1 + 3 cos थीटा का स्क्वायर। cos थीटा, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन डाइपोल की लेंथ एंड द लाइन ज्वाइनिंग। अगर एक्सियल में आ जाओगे तो ये थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि इसी लाइन के अलॉन्ग आ जाएगी r। cos 0 1 1 + 3 4 4 का √2 2 p/r³। और अगर आप इक्वेटोरियल में जाओगे तो ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 cos 90 0, आंसर है p/r³। खत्म। ये तो वैल्यूज निकालना बता दिया। अब मुझसे कहा जाएगा डायरेक्शन बताओ। तो देखो, ये अब मैं तुमको थोड़ा नया सिखा रहा हूं। देखो भाई, आप अगर यहां पर समझे मेरी बात को, तो देखो ये जो आपके पास आ रहा है ये डाइपोल, इस डाइपोल का ये एंगल है थीटा। मैं इस डाइपोल को रिजॉल्व कर सकता हूं दो कैटेगरी में। अगर मैं देखूं तो ये डाइपोल मोमेंट तो P था, तो अगर मैं इसको P को वेक्टर को रिजॉल्व करूं तो एक आएगा, ये वाला आएगा P cos थीटा, और P cos थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट है ऊपर, जो तुम्हारे पास ये पॉइंट है P, ये पॉइंट इस P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है। अगर ये एक्सियल पोजीशन है तो पहले क्या होता था? P होता था। अब ये P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल पोजीशन में आपके पास जो फॉर्मूला आएगा k 2p/r³, बट P नहीं है, अब P cos थीटा है, क्योंकि P cos थीटा इसके अलॉन्ग है। अब मैं तुमको यहां पर एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर देखो तो ये आ गया P cos थीटा, बट इसके परपेंडिकुलर इधर क्या आ जाएगा? P sin थीटा। ऐसा ये आ जाएगा आपके पास P sin थीटा। अब P sin थीटा के लिए ये कौन सी पोजीशन बन गई? P sin थीटा के लिए ये बन गई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेटोरियल में होता है k p/r³। P नहीं लिखोगे, P sin थीटा लिखोगे। अब अगर हम देखें तो देखो भाई, एक चीज समझो यहां पर, इन केस ऑफ इक्वेटोरियल ये आती है, जो डायरेक्शन P की होती है वही डायरेक्शन फील्ड की होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास E एक्सियल, और अगर आप देखो यहां पर तो ये आपके पास आ रहा है P इक्वेटोरियल।
तो इसके परपेंडिकुलरली मतलब अपोजिट 180 डिग्री, इस अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास क्या आएगा, ई एक्सियल, ई इक्विटोरियल सॉरी। अब ये P था, इसके अपोजिट में ई इक्विटोरियल, इसकी डायरेक्शन में ई एक्सियल, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो ये आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस, लेट अस से अल्फा। और अगर आप देखो यहां पर तो मैंने ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सियल, अगर ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल का रेशो में लूं तो ये रेशो मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 2p cos थीटा अपॉन p sin थीटा बाय r क्यूब। तो यहां पर कैंसिल क्या हो रहा है, यहां पर ये सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं p बाय r क्यूब, यहां पर भी ये कैंसिल हो रहा है p बाय r क्यूब। डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा अपन को e इक्विटोरियल अपॉन e एक्सियल इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब आप कहोगे आगे क्या, तो देखो आगे की बात बता रहा हूं तुमको। अगर तुम इस ट्राइंगल को गौर से देखो, अगर इस ट्राइंगल को तुम गौर से देखो, ये ट्राइंगल को, तो इसमें tan अल्फा की वैल्यू आ रही है ई इक्विटोरियल ये वाली साइड अपॉन ई एक्सियल। तो अगर आप यहां पर समझोगे इस बात को तो ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सियल ये चीज बन जाएगी आपके पास tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। आई होप इसमें तुमको दिक्कत हुई है 101%, बट यहां पर अगर बाबा जी ज्यादा टाइम लगा देंगे तो तुम परेशान हो सकते हो। तो मैं कहूंगा तुमसे कि अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो वो अल्फा एंगल आएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये घोंट डालो। और घोंटना अगर है तो यहां से एक चीज और देख सकते हो तुम, और वो ये देख सकते हो कि यार ये जो अल्फा एंगल है ये किसके साथ है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके साथ है, तो उसके साथ एंगल आएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चन अच्छा बनाया तो ये क्वेश्चन यूज होगा, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं होगा। और ये वाला फॉर्मूला घोंटना है। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखोगे तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। अगर आप देखो एक्सियल में थीटा 0 cos 0 1 और परपेंडिकुलर मतलब इक्विटोरियल के केस में ये 90 डिग्री बन जाएगा, cos 90 0 होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। ये जनरल केस हो गए। एक चीज और यहां पर जो अपन को जोड़नी चाहिए वो ये है कि अगर आप से कोई कहे कि ग्राफ बनाकर दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r के बीच में फॉर डाइपोल, डाइपोल के केस में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यार इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास ये क्या आएगा, ये आएगा V और R, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर। अभी अपन ने ऊपर देखा P बाय R स्क्वायर, तो ये ग्राफ भी बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये स्टीप ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब है, ये कम स्टीप होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। और अगर तुम अभी तक सिंसियरिटी के साथ ये समझ रहे थे तो गुरु जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मजा आ जाएगा। याद हो गया तो अपन हर तरह से सेफ हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो यार ये तो हो गई है अपने पास कहानी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जनरल केस भी डिस्कस कर लिया। अभी अपन बात करेंगे टॉर्क की, वर्क की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। तो बढ़ेंगे पढ़ेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।